देखिए, भारत के लिए गुड न्यूज आई है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर आउटलुक बढ़ा दिया है, स्ट्रॉन्ग किया है, इसे ओवरवेट कर दिया गया है अपग्रेड करके, जबकि चीन, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया पर आउटलुक को घटाया है, डाउनग्रेड किया है। इससे पहले डेट सीलिंग मामले को देखते हुए फिच ने अमेरिका पर आउटलुक घटा दिया था। वहां पर आप फिच की उसे रेटिंग कह सकते हैं, इधर मॉर्गन स्टैनली का आउटलुक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोटा मोटा आप इस बात को इस तरह से समझिए। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की लंबी और तेजी की शुरुआत होने वाली है। ये तो शुरुआत भर है। ब्रोकरेज फर्म ने घटते वैल्यूएशन, प्रीमियम और लचीली इकोनॉमी का हवाला देते हुए 31 मार्च को भारत को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड किया था और अब 4 महीने बाद इसे ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। यानी 4 महीने के भीतर ही इंडियन इकोनॉमी की ये दूसरी बड़ी अपग्रेडेशन उछाल है। अब सवाल उठता है कि अपग्रेडेशन की वजह क्या है? क्या कह रहा है मॉर्गन स्टैनली? देखिए, इस अपग्रेडेशन के पीछे देश का सेक्युलर लीडरशिप यानी कि धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व का बड़ा कारण माना जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वो सेक्युलर लीडरशिप के लिए भारत को अधिक महत्व देता है। भारत प्राथमिकता के मामले में नंबर 6 से बढ़कर नंबर 1 पर आया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रेंड्स एफडीआई और पोर्टफोलियो प्रवाह को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत एक रिफॉर्म और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा के साथ चल रहा है, जो एक मजबूत कैपेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को दर्शाता है। भारत का भविष्य काफी हद तक चीन के अतीत जैसा दिखता है, यानी कि जो चाइना का पास था वो अब इंडिया का प्रेजेंट है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि इस दशक के अंत में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के 6.5% की तुलना में करीब 3.9% होगी। आप समझ सकते हैं, चाइना 3.9% की ग्रोथ से रफ्तार से ग्रो करेगा और इंडिया 6.5%। इधर मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विकास को बढ़ावा देने और देश के प्रमुख निजी क्षेत्र को फिर से जीवित करने के लिए चीन की सरकार ने हाल ही में कई वायदे किए। इससे चीन के एसेट्स को बढ़ावा भी मिला, लेकिन बैंक के एनालिस्ट्स ने एक रिपोर्ट में लिखा कि आसान उपाय बहुत टुकड़े टुकड़ों में होने की संभावना है, जो शेयरों में बढ़त बनाए रखने के लिए काफी हो सकता है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और इधर भारत की रेटिंग को बढ़ाया है। अब ये क्या दर्शाता है? आखिर क्यों मॉर्गन स्टैनली लगातार बुलिश रहा है भारत पर? और देखिए, मॉर्गन स्टैनली की बात नहीं है, आज हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे असेसमेंट्स, ऐसे प्रोजेक्शंस पर बात करेंगे जो भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से अगले 5-7 सालों में आप 2030 तक के दायरे में थोड़ा सा इसको आगे ले जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भारत का ये जो फ्यूचर समझा जा रहा है, क्या वाकई में ये इतना स्मूथ पाथ होने वाला है या फिर इस राह में कई रोड़े भी हैं। अनुराग सिंह इस वक्त बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसिड कैपिटल के, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो वही बुनियादी सवाल जो हर कोई समझना जानना चाह रहा है, इंडिया में ऐसा क्या है? मॉर्गन स्टैनली जैसे हैवीवेट का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और 4 महीने में लगातार इस तरह से अपग्रेडेशन देना, इतना बुलिश, क्या है सर इंडिया में ऐसा? दीपक जी, नमस्कार आपको और जो हमें सुन रहे हैं। और एक तो आप वैसे काफी जो अच्छा बात यह है कि आप बैकग्राउंड कवरेज काफी कर देते हैं प्रोग्राम के शुरू में ही, सो एक स्टेज सेट हो जाता है, तो आगे का नजरिया मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एक ब्रॉड पॉइंट समझते हैं, बट बाकी देन विल मूव टू ऑल द, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, राइट, नो डाउट। बट ये इकोनॉमी की रेटिंग से ज्यादा मार्केट की आउटलुक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमी की आउटलुक तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से अदरवाइज आती ही है, बट ये क्योंकि एक ब्रोकरेज हाउस से है, तो दे आर सेइंग कि आपको मार्केट में एलोकेशन कैसे करना है। मार्केट इकोनॉमी कई बार अलग भी चलते हैं, कई बार लॉन्ग टर्म में साथ में चलते हैं, बट कई बार this is on the markets. And second is because it is from a brokerage house, so ये opportunistic भी होती है, that they want to divert fund flows. अब दीपक, इसके पॉजिटिव्स टोटली इन्होंने जो कहे हैं वो बिल्कुल जायज है, और वो आपका सवाल अच्छा है कि इंडिया में ऐसा क्या है। तो अब देखिए,
कई बार हम काफी बार पेसिमिस्टिक व्यू ले लेते हैं दीपक, बट वो होता है कि वी कंपेयर इंडिया टू यूएस, चाइना एंड ऑल दिस, बट वो अनफेयर कंपैरिजन होता है। अगर हम अपने पीयर क्लब में कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया इज डूइंग फार बेटर देन एनी ऑफ देम। आप पीयर ग्रुप में देख लीजिए, ब्राजील हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मेक्सिको हो गया, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स हैं, रशिया है, इनकी हालत बहुत खराब है। ब्राजील में देखिए इंटरेस्ट रेट्स करीब 13.5% है, उन्होंने उनके सेंट्रल बैंक ने अभी ड्रॉप किया है। तो इमेजिन उनका इन्फ्लेशन 18 से 20% के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल दीपक, इंडिया हैज अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अ वेरी रोबस्ट ग्रोथ ट्रैक। तो मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है, विच इज नॉट न्यूज टू एनीवन, विच इज दैट इन अ टाइम जब पूरा दुनिया ग्रोथ से स्ट्रगल कर रही है, इंडिया इज अ शाइनिंग बीकन ऑफ होप। हमारी इकोनॉमी, अब कोई डिबेट करता है कि 6.5 होगी कि 6 होगी, वो डिफरेंट बात है, लेकिन एवरीबडी नोज एंड एक्नॉलेजेस कि 5.5 से 6.5 के बीच में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, जबकि ग्लोबल बैकड्रॉप इतना कमजोर है। तो इस लिहाज से ये दोनों ही तरफ इट इज अ गुड न्यूज एंड इट इज अ गुड रैटिफिकेशन दैट इंडिया की जो दिशा और दशा है, दोनों बेहतर है दीपक। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि ये मार्केट के लिए जो जो बुलिशनेस दिखाई है, ये थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बात करेंगे। उस पर भी कई चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, आईएमएफ ने भी अपना जो जीडीपी ग्रोथ के जो जो प्रेडिक्शंस थे उसको रेस किया FY24 के लिए। पहले था 4.9, फिर उसको 6.1 कर दिया। इसके अलावा इन्फ्लेशन को भी उन्होंने ठीक ठाक किया, 4.9 के आसपास। ये 24 की मैं बात बता रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है इस बीच में, वो पर कैपिटा इनकम के जंप के प्रेडिक्शंस को लेकर आई है। ये रिपोर्ट अभी 1-2 दिन पहले ही आई है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से आई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये अनुराग जी, ये कितना, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा कि वो मार्केट पे क्यों बुलिश हैं, क्यों कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करिए आप इंडिया में, चाइना का पास्ट अब इंडिया का फ्यूचर होने वाला है या प्रेजेंट होने वाला है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन ये जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार, जो कह रही हैं कि पर कैपिटा इनकम भी 70% हो जाएगी 2030 में और हम हाई मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में चले जाएंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा और इस स्टोरी में वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगी? तो दीपक, एक तो देखिए, ये जो तमाम जो थम्स अप इंडियन इकोनॉमी को आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि इस समय आईएमएफ के फोरकास्ट के हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ है इस डेकेड में, वो करीब 2% से नीचे होगा, जो कि बहुत कम है दीपक। पिछले डेकेड में करीब 3% निकला था, लेकिन उसमें आईएमएफ का कहना था, और वी सॉ कि चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज साइज ऑफ द इकोनॉमी होता है। इस समय अगर ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल एंटायर वर्ल्ड को देखें, तकरीबन 90 से 100 ट्रिलियन है द एंटायर वर्ल्ड, और उसमें यूएस इज अबाउट 25 ट्रिलियन, अनदर यूरोपियन यूनियन इज अबाउट 20 to 25 ट्रिलियन, और चाइना करीब गुड 15 to 16 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि एट दैट साइज वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिखता है। इवन इफ चाइना ग्रोज एट 4%, वो ग्लोबल ग्रोथ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखता है, बिकॉज यूरोजोन तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ होगा, और यूएस की ग्रोथ अभी 2% चल रही है, बट पीपल आर सेइंग दैट इट माइट ड्रॉप। तो ऐसे में इंडियन इकोनॉमी का साइज जो है 3 ट्रिलियन है, 3.5 ट्रिलियन है। एस्टिमेट्स चेंज होते हैं, बट क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन जो पोटेंशियल है दीपक, जिसको बोलते हैं कि एक आपके अच्छा, इस पर कैपिटा इनकम की आपने बात की। पर कैपिटा मतलब वो उस जरूरी है उस लेवल पे देखना, क्योंकि कई बार हम ये भी आगे बढ़ चलते हैं ये कहते हुए, देखिए हमने यूके को क्रॉस कर दिया। पर कैपिटा इनकम वहां की $50,000 पर पर्सन है, विच मीन्स एक इंडिविजुअल करीब इतने पैसे कमाता है साल में। इंडिया में वो अभी 2 से 2,500 के बीच में है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्शन है कि ये जैसे ही 2000, और ये मॉर्गन स्टैनली का लगातार मानना रहा है कि जब $2,000 पर कैपिटा को एक कंट्री क्रॉस करता है, तो वो बड़ा जल्दी स्पाइरल होता है इनटू अ वर्चुअस साइकिल, और वो फिर उसके बाद बड़ा तेजी से बढ़ता है। सेकंड, उसके फंडामेंटल्स दीपक सारे इन प्लेस हैं। यू नीड अ स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी,
गवर्नमेंट का डेफिसिट कंट्रोल में रहे और पॉलिसीज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव हो। तो ये सब नजरिया दीपक, अगर हम इन सब पिक्चर्स को मिलाते हैं तो एंड रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं दीपक कि चाइना में लोग पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया में आपको पता ही है क्या हुआ, और ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट लाइक पास्ट स्टोरीज जैसा दिखता है, क्योंकि उनके जीडीपीज में नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। तो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट दीपक। हमें सिर्फ पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, देखिए 6 कम है, 8% क्यों नहीं है, बट ग्लोबल बैकड्रॉप देखिए दीपक कितना नेगेटिव है, उस पर 6%, 6.5% इज अ वेरी गुड नंबर दीपक। एब्सोल्युटली। लेकिन आपने सही कहा कि एक तरफ जहां हमें देखना है कि सारे के सारे थम्स अप ही हमें आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, इसमें जो पोटेंशियल बताया गया है कंपेयर करके चाइना में अभी हाउस होल्ड जो डेट है जीडीपी पर जीडीपी के हिसाब से वो कितना है, उसमें कितना पोटेंशियल है अभी। इंडिया में शायद 19 के आसपास है, चाइना में ऑलरेडी 43 है। ये उठ के जब जाएगा तो कितना ज़्यादा लोगों के पास स्वाभाविक रूप से खर्च करने की कैपेबिलिटीज़ भी आएंगी और वो फ्लो होगा पूरे मार्केट में, और उस तरह से जब हमारा क्वांटम बढ़ेगा जीडीपी का तो स्वाभाविक रूप से हमारी जीडीपी अच्छे नंबर्स में दिखेगी। लेकिन ये सारे थम्स अप एक तरफ और हमारी जो रियल परिस्थितियां हैं घर में वो एक तरफ, वो इसलिए थोड़ी कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है अनुराग जी उनमें, कि हम देखते हैं कि हमारे साथ ही सेम तरह की सिचुएशन चाइना +1 की सिचुएशन वियतनाम के सामने, बांग्लादेश के सामने, दुनिया के और देशों के सामने, मेक्सिको के सामने, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको भुना लिया। वियतनाम जैसा देश हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है, हम उतना कर नहीं पाए। ये कौन सी हर्डल्स हैं जो हमें इन चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए वो करती हैं, मजबूर करती हैं अनुराग जी? जी जी। तो अच्छा दीपक, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट दिया। आई थिंक व्हाइल वी से ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका आर नॉट ग्रोइंग, वी शुड एक्नॉलेज अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ये सभी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, विच मींस इनका पर कैपिटा जीडीपी 10,000 की रेंज में है, 10 से 12,000 की रेंज में, राइट, और 9 से 10-12,000 की रेंज में है। तो विच मींस दैट उनका एवरेज पर्सन इंडिया के एवरेज पर्सन से 4 गुना रिच है। तो विच इज अ बिग डिफरेंस, राइट। सो हम अगर 4 गुना ग्रो करेंगे, विच मींस इफ वी बिकम 12 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब हमारा एवरेज पर्सन उतना रिच होगा। सो फर्स्ट आई थिंक वी हैव टू गिव इट टू सो ये आपका एक फेयर पॉइंट है, आई थिंक, जो लोगों को माइंड में रखना चाहिए। हाउस होल्ड डेट की बात की आपने, यस ऑफ कोर्स ये हमारा नंबर बिलो 20% है, और दीपक आज की इकोनॉमी जो है वो डेट पे ही चलती है और क्रेडिट पे चलती है, चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, और चाहे इंडिविजुअल्स हो। और इन अ वे डेट क्या होता है कि बड़ा यूजफुल टूल है, बिकॉज वो आपको फ्यूचर से बोरो करने की परमिशन देता है टुडे, एंड आप उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके होम लोन्स बढ़ते हैं, लोग होम ओनरशिप आती है, लोग स्पेंडिंग करते हैं, और इकोनॉमी में फिर वो स्पाइरल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप पैसा इकोनॉमी में खर्च करेंगे तो बाकियों को भी फायदा होगा। आपके लिए वो स्पेंडिंग है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो एक इनकम है। तो आई थिंक वहां पर स्कोप बहुत है, और वहां पर कुछ हद तक फिर वो चीजें आ जाती हैं कि हमारे कुछ लेवर्स इन प्लेस हैं क्या, कि कॉर्पोरेट्स 20% से ऊपर जो लेंडिंग है वो कर पाए। उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर दीपक ज्यादा चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आपकी स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं, पे स्लिप होती हैं, अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो आप लोगों को ज्यादा लोन दे सकते हैं। इंडिया का ऑर्गेनाइज, अगर आप बोले ऑर्गेनाइज जॉब्स, तो तकरीबन देखिए नंबर हैरानी की बात नहीं कि अबाउट 20% जॉब्स आर ऑर्गेनाइज्ड, 80% आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जॉब्स में क्या होता है, इनकम वायबिलिटी नहीं दिखती है, तो आप लोन नहीं दे पाते। तो वहां पर एक वो ऑब्स्टेकल दीपक थोड़ा फंसा हुआ है, विच मीन्स दैट वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि अर्बनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स और तमाम तरह के कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छी बात है, ये नेगेटिव खबर नहीं होती है, ये पॉजिटिव होती है। कुछ तबकों में इनको नेगेटिव खबर समझा जाता है, देखिए इससे तो कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे एंड ऑल दिस, राइट। सेकंड, चाइना +1, और आपने उनकी बात की। देखिए दीपक, चाइना +1 को मैं हमेशा चाइना +7 कह रहा हूं आजकल। क्यों कह रहा हूं दीपक? बिकॉज जैसे, और यहां पर तमाम यूएस में हम इन्वेस्टर से बात करते हैं और कंपनी से भी बात करते हैं, उनका नजरिया ये रहता है कि देखिए पिछले 20 साल में हमने सारे
जो अपने रिस्क हैं वो चाइना की बास्केट में डाल दिए, जिसको बोलते हैं सारे एग्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और उम्मीद ये थी कि चाइना डेमोक्रेटिकली इवॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा, लेकिन अब हम दोबारा वो सिंगल बास्केट में नहीं डालना चाहते। तो दो गलतियां हुई, एक तो चाइना पे रिलाई किया, सेकंड एक कंट्री पे रिलाई किया। तो वो बोलते हैं अब हम रिस्क को स्प्रेड आउट करेंगे। तो इट इज ऑलवेज नॉट चाइना प्लस वन, इट इज चाइना प्लस 5 और 6। अब उसमें वियतनाम भी आएगा, ताइवान भी आएगा, उसमें साउथ कोरिया भी आएगा, उसमें सिंगापुर भी आएगा, उसमें जापान भी आएगा। सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू जापान इन अ बिग वे। तो आई थिंक उस लेंस से समझना होगा दीपक के इंडिया विल गेट सम शेयर, बट इंडिया विल नॉट के चाइना से मूव होके सब इंडिया में आ रहा है, क्योंकि वो भी एक मिस्टेक होगी ना दीपक। और तीसरा एक रिस्क है जो मॉर्गन स्टैनली ने कॉल किया है, विच इज दैट दीपक वी आर अ डेमोक्रेसी। एक गवर्नमेंट चेंज होते ही पूरी डायरेक्शन चेंज हो सकती है दीपक। अभी आपने इंडिया, हमने बात की, एक हम एक इंडिया की बात करें, एक इंडिया वो है जो पॉलिटिकल इंडिया की बात कर रहे हैं आप। खुदा ना खास्ता अगर वो सरकार आ गई तो वो उनका पहला काम होगा कि वो सारी करंट पॉलिसीज को रिवर्स करेंगे, नॉट बिकॉज मे बी उनको विश्वास है उस तरह के सोशलिज्म में, लेकिन वो फिर एकदम रिवर्स प्ले करेगा दीपक। सो वो रिस्क हमेशा बना रहता है दीपक। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन सही बात है, कोई भी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट आए, किसी भी आइडियोलॉजी या बैकग्राउंड का आए, उस वक्त जो त्वरित फैसले लेते हैं और किस प्रोजेक्शंस के साथ लिए जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के नाते भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के प्रेडिक्शंस कर रही है। सरकार भविष्य में किसकी आए किसकी नहीं ये जनता तय करेगी, लेकिन दुनिया का विश्वास है। इंडियाज ग्रोइंग बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल्स तो अभी हैं ही, हमने अभी उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी स्ट्रेंथ्स है हमारी, उन पे भी हमारा लगातार काम चल रहा है। लेकिन एक आखिरी में जाते जाते एक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, चाइना +5 या चाइना +7 की जो आपने बात करी है, यही शायद हमको रखना होगा। ये अप्रोच ये हमें ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन देगी। चाइना +1 में अगर हम कामयाबी और नाकामयाबियों को तोलने लग जाएंगे तो शायद पैनिक भी हो जाए, उसमें गलत फैसले भी ले लें। सही अप्रोच यही होगी कि चाइना +5 चाइना +7 हम ये देखें कि हमें मैक्सिमम फायदा किस तरह से हो रहा है, हम मैक्सिमम किन सेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सो दीपक, देखिए चाइना +5 चाइना +7 इज ये तो जिसको आउटसोर्स करना है उसकी अप्रोच है। इंडिया की अप्रोच दीपक हमें ये देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ्स कहां पर है। और अब देखिए हम 70-75 ईयर ओल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। अब तक ये जाहिर हो जाता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ कहां पर है और इंडिया के वीकनेसेस कहां पर है। अब एक समय होता है कि हम वीकनेसेस को सुधारने में लग जाएं तो बहुत समय व्यर्थ होगा। और वीकनेसेस किस कंट्री में नहीं होती दीपक, हर कंट्री में होती हैं, अपना एक डायमेंशंस होते हैं। पॉजिटिव नजरिया ये होगा दीपक कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करें। और आई थिंक कुछ हद तक जो हमारे पार्टनर्स बन रहे हैं, अभी देखिए एप्पल ने भी जो एक नजरिया लिया इंडिया के बारे में, वो भी हमारी स्ट्रेंथ्स को देख के लिया। दीपक हमारी स्ट्रेंथ है एजुकेटेड यूथ जो कि तत्पर है प्रोग्रेस करने के लिए, जो जॉब्स मांग रही है और जो पूरी केपेबल है, स्किल्स डेवलप कर रही है अपनी। और इंग्लिश स्पीकिंग है दीपक, सारी जो भी एक अपवर्डली मोबाइल जो एक क्लास बन रही है, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज उनको चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ दीपक सर्विसेज में प्ले होती है। तो हमारे और आईटी सर्विसेज देखिए कहां से कहां पहुंच गया 15-20 साल में एक एज एन इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट का भी फोकस, आई अंडरस्टैंड हमें इग्नोर नहीं करना मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन अगर हम ये सर्विसेज पे फोकस रखें तो हम इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री दीपक बना सकते हैं, जिसमें तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्सेस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में लगाएं, जिसमें जो कि एक 15-20 साल की स्टोरी बन जाती है दीपक। और वो ये आपका आंसर है कि अगर टुडे इफ समबडी हैज टू रीलोकेट मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया थोड़ा कम प्रिपेयर्ड दिखता है कंपेयर टू इफ समबडी हैज टू रीलोकेट सर्विसेज। इंडिया इज मोर देन रेडी। तो वहां पर दीपक इसको अंत करते हैं कि दिस इज या और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी पहले भी जो बातचीत हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग का माहौल जो जिस वक्त 60-70 के दशक में था, वो जो ट्रेन थी जिसमें पूरी दुनिया चढ़ रही थी, वो ट्रेन जब हमने मिस करी, अब आज हम उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो शायद क्या हम सही हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी सपना तो नहीं देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे शायद उतना पॉसिबल ना हो वो शेप अप हो पाए।
थोड़ा सा उसमें समय इसीलिए लग रहा है, मौजूदा सरकार के बारे में यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षी रिफॉर्म्स भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें एक सेक्टर है। बहरहाल दिशा हमारी सही है, हर्डल्स काफ़ी हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है इस देश को बनाने में, हर तरह के लोगों का, हर तरह के वर्कफोर्स का, हर तरह की आइडियोलॉजीज़ का और हर तरह की सरकारों का, उसी की परिणति है कि आज हम यहाँ पर हैं। ये ग्रोथ स्टोरी आगे भी रहे। जितना विश्वास पूरी दुनिया भारत पर कर रही है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल ये होगा कि उतना ही विश्वास या उससे ज़्यादा विश्वास हम अपने पर रखें। अगर हमने अपनी पोटेंशियल पर, हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ पर थोड़ा सा भी शक किया, तो शायद फिर वो जो दुनिया हम पे विश्वास दिखा रही है ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्किल जिसकी बात की, पिछली बार भी बात हुई थी अनुराग से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पर अनुराग से हमारी लगातार चर्चा होती है। स्किल आपको करना होगा, आपके पास पोटेंशियल है, वर्कफोर्स है, उसको स्किल कीजिए। और ये एक विश्वास दिखाने वाली बात होगी कि अपने देश की जनता पे विश्वास दिखाइए, उन पे स्किल अप कीजिए उनको, आप देखिए फिर रफ्तार कहाँ से कहाँ जाती है। बहरहाल हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, घर जैसा लगता है, अपनापन लगता है आपसे बातचीत करते हुए, और शायद यही वजह है कि हमारी जो बातचीत है दर्शकों को पसंद आती है। थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने अनुराग जी, थैंक यू।